हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी पर। काफी दिन के गैप के बाद आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। आज की वीडियो हमारी हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम आज करेंगे विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत में फैला हुआ ये विजयनगर साम्राज्य, क्या क्या इसकी परिस्थितियां थी, किस तरीके से इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आज हम देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य से पहले हमने सल्तनत युग को पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। उसी सल्तनत पीरियड के टाइम में ही उदय होता है विजयनगर साम्राज्य का। अगर हम सल्तनत युग की बात करते हैं, उसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में। तो सल्तनत युग में 5 वंश आते हैं हमारे, जो हम कर चुके हैं। अगर बात करते हैं कि सल्तनत युग में किस राजा ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वह राजा था सल्तनत पीरियड का, जिसने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया। फिर किस राजा के टाइम पर सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य था सल्तनत पीरियड का, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, किस राजा के टाइम पर सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य था सल्तनत युग का, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इतने विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए काफी सारे सोर्सेज की जरूरत थी मोहम्मद बिन तुगलक को, और उसकी जो योजनाएं हमने पढ़ी थी, उन योजनाओं की वजह से, उन असफल योजनाओं की वजह से काफी अव्यवस्था फैल गई थी और उसके पास सोर्सेज कम हो गए थे, जिसकी वजह से दक्षिण भारत पर वो ज्यादा देर तक अपना या ज्यादा समय तक अपना प्रभुत्व कायम नहीं रख पाया था। तो उसके समय में 2 राज्य थे दक्षिण भारत के, एक था विजयनगर साम्राज्य और एक था बहमनी साम्राज्य, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत युग से अलग होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो हम आज उस नए साम्राज्य में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। अगर हम मैप में देखते हैं, दक्षिण भारत का जो मैप है, हमने सिर्फ दक्षिण भारत के मैप को ड्रॉ किया हुआ है। दक्षिण भारत के अगर मैप को हम देखते हैं, तो यहाँ पर कृष्णा नदी है। जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी के उत्तर की साइड, नॉर्थ की साइड कौन सा साम्राज्य की स्थापना की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी मुस्लिम शासकों के द्वारा। और कृष्णा नदी के दक्षिण की साइड विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू राजा थे इसमें। तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? कृष्णा नदी के दक्षिण में। या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये विजयनगर साम्राज्य मेनली जो आधुनिक कर्नाटक है उसमें ये विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था, कर्नाटक राज्य में। जो आजकल कर्नाटक राज्य है, उसको उस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य बोला जाता था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो काफी टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे स्थित था? तो ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा नदी का आंसर आएगा। अब कृष्णा और तुंगभद्रा, 2 आप बोला जाता है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो ये क्षेत्र था, ये काफी उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि 2 आप जो जमीन होती काफी उपजाऊ होती। तो इसी जमीन को लेने के लिए हमेशा बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। इसको रायचूर 2 आप बोला जाता था। क्या नाम था इसका? रायचूर 2 आप। तो इस रायचूर 2 आप को लेकर हमेशा बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष चालू रहता था। अब जो बहमनी राज्य था, उत्तर की साइड अगर ये बढ़ता, तो यहाँ पर सल्तनत के राजा थे, जो उस टाइम पे भी शक्तिशाली थे। तो वो वहां पर उत्तर की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे बहमनी के साम्राज्य वाले, तो इसलिए दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करते थे। इधर विजयनगर राज्य जो नीचे दक्षिण तक फैला हुआ था, उसके नीचे हिंद महासागर है, तो वहां से उससे आगे से साम्राज्य विस्तार कहाँ करते? तो ये हमेशा कहाँ? उत्तर की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करते थे। तो इस चक्कर में इनके बीच में एक संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच। अब थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इसके पीछे स्टोरी क्या थी, मैंने अभी आपको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये दोनों साम्राज्य की स्थापना होती है।
मोहम्मद बिन तुगलक कर्नाटक में काम्पिले क्षेत्र पे आता है और यहाँ पर वो हमला करता है, आक्रमण करता है और इसी आक्रमण के क्रम में हरिहर और बुक्का दो भाइयों को ये गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। वहां दिल्ली ले जाकर इनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और ये इन्हें हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण अभियान पर भेज देता है, दक्षिण विजय के अभियान पर। दक्षिण विजय के अभियान में भेजने के क्रम में जब ये विजयनगर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो राजा पहले से था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, कमजोर थी, तो उस स्थिति का लाभ उठाकर हरि और बुक्का यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसके बाद ये अपना वापिस से अपने हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हरि और बुक्का को हिंदू धर्म में वापस से दीक्षा किसने दी थी? विद्यारण्य नामक एक इनके गुरु थे जिन्होंने इसको वापिस से हिंदू धर्म में दीक्षित किया और इन्होंने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसके आशीर्वाद से? विद्यारण्य इनके गुरु थे, उनके आशीर्वाद से। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। अब जिस तरीके से हमने सल्तनत युग को पढ़ा और उसमें 5 वंश को पढ़ा, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य है उसमें हम 4 वंश पढ़ेंगे। इन चारों वंशों के क्रम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या था? संगम वंश, फिर सालू, तुलु, अराबिलो। तो इसको हम 2 बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे। संगम, सालू, तुलु और अराबिलो, ये 4 वंश थे किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। सबसे पहले आता है संगम वंश, फिर सालू वंश, सुलू वंश भी कहीं दे सकते हैं इसको, तुलु वंश और लास्ट में कौन सा वंश था? अराबिलो वंश था। लगभग 1336 से लेकर 1650 ईस्वी तक ये साम्राज्य चलता है। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1336 से लेकर 1650 ईस्वी में। तो हम सबसे पहले संगम वंश को पढ़ लेते हैं। संगम वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी? संगम वंश का जो समय था, टाइम था, वो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक था। 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश चलता है। तो संगम वंश की स्थापना पूछा जाए या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जो इसके संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। संगम नाम उन्होंने किसके नाम पे रखा था? उनके पिता का नाम था संगम और अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने हरिहर और बुक्का ने। तो पहले इन्होंने राजधानी किसको बनाया? अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी एक नदी किनारे स्थित एक शहर था, अनेगोंडी, जिसको इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी राजधानी बनाया क्योंकि नदी के किनारे स्थित था, ये इससे ज्यादा सुरक्षित नहीं था। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके विजयनगर को ही अपनी राजधानी बनाया, जो कि आधुनिक नाम उसका विजयनगर का क्या है? हम्पी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। विजयनगर का आधुनिक नाम क्या है? हम्पी। या हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और इसी हम्पी को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जो कि विजयनगर का आधुनिक नाम है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। तो संस्थापक हमने देख लिया है। तो पहला ही राजा कौन बनता है? हरिहर बनता है। हरिहर को ही हरिहर प्रथम बोला जाता है। तो हरिहर प्रथम कौन था? पहला राजा था। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई जो बुक्का प्रथम था, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, तो इसकी मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम क्या बनता है? राजा बन जाता है हरिहर की मृत्यु के बाद। तो इससे संबंधित क्या बात है? इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे बुक्का प्रथम से। बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, ये हरिहर प्रथम इसका क्या था? भाई था और अपने बेटे का नाम भी इसने अपने भाई के नाम पर द्वितीय करके रख दिया, हरिहर द्वितीय। इसकी मृत्यु के बाद, बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? हरिहर द्वितीय राजा बनता है, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो यहाँ से पहला राजा था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, वो कौन था? हरिहर द्वितीय था। उसके बाद कौन आता है? देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। यहाँ से क्वेश्चन हम पाने बनते हैं और यही थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। 2 देवराय थे संगम वंश में, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय।
देवराय प्रथम की बात करते हैं तो इसके द्वारा क्या काम करवाया गया था, जो तुंगभद्रा नदी मैंने आपको बताया कृष्णा की सहायक नदी है, इस तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किसने करवाया था, देवराय प्रथम ने। और इस बांध से काफी नहरें निकाली गई जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाई। कहां पर, विजयनगर साम्राज्य में। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया, देवराय प्रथम ने बनाया। इसी के समय में इटली, जो इटली यूरोपियन कंट्री है, वहां से एक यात्री आता है निकोलस कोंटी। देवराय प्रथम के समय में कौन आता है, इटली का एक यात्री निकोलस कोंटी आता है देवराय प्रथम के समय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में निकोलो कोंटी भारत यात्रा पर आया था, तो देवराय प्रथम की समय में, या निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, इसको ध्यान रखना। अब देवराय प्रथम के बाद सिर्फ दो बातें ही ध्यान रखेंगे हम देवराय प्रथम से। फिर देवराय प्रथम के बाद आता है देवराय द्वितीय। इसकी दो मुख्य उपाधियां थी जिनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। गज बेटकर, गज का मतलब होता है हाथी, बेटकर यानी शिकार करने वाला, जो हाथियों का शिकार करता है उसकी इसने उपाधि धारण की थी। गज बेटकर का अर्थ क्या है, हाथियों का शिकार करने वाला। तो गज बेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय ने ली थी। और साथ में एक और उपाधि इसने धारण की थी, इमाड़ी देवराय। क्या था ये, इमाड़ी देवराय की उपाधि। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, किस देवराय को इमाड़ी देवराय बोला जाता, तो देवराय द्वितीय को। इसके समय में फारस, फारस जो ईरान इराक का क्षेत्र है इसको बोलते हैं, फारस का एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। किसके समय में, देवराय द्वितीय के समय में। अगर देवराय प्रथम की बात करेंगे तो निकोलो कोंटी इटली का यात्री, देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री आता है भारत की यात्रा पर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। ये सिर्फ हमने किया भी संगम वंश के बारे में। दोबारा देख लीजिए, संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा अपने पिता के नाम पर। पहले इन्होंने राजधानी बनाई अनेगोंडी को, बाद में राजधानी किसको बनाया, विजयनगर, जिसका आधुनिक नाम हम्पी है। फिर पहला राजा कौन बनता है, हरिहर प्रथम। द्वितीय राजा, दूसरा राजा बनता है उसका भाई बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम के बाद उसका बेटा हरिहर द्वितीय राजा बनता है, जिसने उपाधि धारण की महाराज धीराज की। देवराय हरिहर द्वितीय के बाद राजा बनता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने दो प्रमुख काम किए थे, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, इटली का यात्री निकोलस कोंटी किसके समय में आया, देवराय प्रथम के समय में आया। देवराय द्वितीय, इसकी दो उपाधियां हैं, गजबेटकर और इमाड़ी देवराय। और इसके समय में कौन आता है, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक। तो ये हमने संगम वंश के बारे में पढ़ा है। दूसरा वंश कौन सा आता है, सालू वंश, या कई जगह इसको सुलू वंश भी बोला जाता है। सालू वंश 1485 से 1505, बिल्कुल शॉर्ट समय तक ये रहा था, लगभग 20 साल तक रहा, 1485 से 1505। तो इनकी डेट ज्यादा ध्यान हमें नहीं रखनी है, याद नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि सेकंड कौन सा वंश आता है, सालू वंश आता है। संस्थापक याद रखेंगे, वैसे इसका संस्थापक कौन था, सालू नरसिंह। जो संगम वंश का लास्ट राजा था विरूपाक्ष द्वितीय। लास्ट राजा कौन था संगम वंश का, विरूपाक्ष द्वितीय था। इसको हराकर या इसकी हत्या करके कौन नए वंश की स्थापना करता है, सालू नरसिंह। सालू वंश था इसलिए इसके आगे वंश का नाम हो गया सालू, और नरसिंह इसका नाम था। तो संस्थापक कौन हो गए, सालू नरसिंह हो गए, सालू वंश के संस्थापक। इतना ध्यान रखेंगे सिर्फ सालू वंश से। नेक्स्ट वंश हमारा आता है तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य में थर्ड वंश कौन सा है, तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। कौन थे, वीर नरसिंह। यहाँ से दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। कौन थे, वीर नरसिंह। समय इसका क्या था, टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक ये वंश रहता है, तुलु वंश, जो कि तीसरे नंबर का वंश था विजयनगर साम्राज्य का। अब तुलु वंश में वीर नरसिंह के बाद इसका भाई, छोटा भाई था, वो राजा बनता है। और छोटा भाई कौन था, कृष्ण देव राय। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण देव राय राजा बनता है तुलु वंश का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित था, तो तुलु वंश से संबंधित था। ये हमें पता है कि विजयनगर साम्राज्य का राजा था, लेकिन यहाँ से वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो कृष्णदेवराय कौन से वंश से संबंधित था? तुलु वंश से संबंधित था। और अगर बात करते हैं इसके बारे में तो विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेवराय था। समय इसका टाइम पीरियड क्या है? 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। अगर हम इस समय को ध्यान में रखते हैं तो इसी समय पर 1526 ईस्वी में उत्तर भारत में किसका आक्रमण होता है? बाबर का आक्रमण होता है, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। तो जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है उत्तर भारत पर, उस समय दक्षिण भारत पर किसका राज था? कृष्णदेवराय का राज था, जो कि तुलु वंश का महानतम राजा था। तो बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुझके बाबरी, या बाबरनामा भी बोल देते हैं उसको, तुझके बाबरी या बाबरनामा। उसमें उसने दक्षिण भारत में, इवन भारत में ही सबसे महानतम राजा किसको बताया था? कृष्णदेवराय को बताया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस राजा का वर्णन किया है या किस राजा को सबसे शक्तिशाली बताया? तो कृष्णदेवराय को इसने वर्णन किया और इसको सबसे शक्तिशाली राजा बताया भारत का उस समय का। इसी समय पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भी भारत आए थे। पुर्तगाली यात्री भारत आया था कौन? वास्को डी गामा 1498 में। तो पुर्तगाली भी भारत आए थे, वो भी यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। किस टाइम पर? कृष्णदेवराय के समय में, क्योंकि ये महानतम राजा था तो पुर्तगालियों की शक्ति को भी इसने बांधे रखा था, यानी पुर्तगालियों को भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो बाबर ने इसका वर्णन किया है। इसने दो उपाधियां ली थी, आंध्र भोज और अभिनव भोज। कौन कौन सी दो उपाधियां थी? आंध्र भोज और अभिनव भोज नाम की इसने दो उपाधियां ली थी। ये भोज नाम से ही इसने उपाधियां क्यों ली थी? क्योंकि जो परमार भोज राज जो उत्तर भारत का, अगर हम बात करते राजा था, उसको ये विद्वान राजा समझता था और उसी के नाम पर, यानी उसी से ही ये इन्फ्लुएंस होकर या उसी से प्रभावित होकर इसने आंध्र भोज या अभिनव भोज की उपाधि ली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, आंध्र भोज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र भोज किस राजा को कहा जाता था? तो किसको? कृष्णदेवराय को कहा जाता था। खुद भी एक महान लेखक था कृष्णदेवराय, और इसके दरबार में काफी सारे तेलुगु कवि, मतलब अलग अलग भाषाओं के कवि रहते थे। तो तेलुगु साहित्य, मुख्यतः इनकी भाषा कौन सी थी? तेलुगु इनकी भाषा थी, कि विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु भाषा का यूज करते थे। तो तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग या क्लासिकल एज भी कहा जाता है किसके समय को? कृष्णदेवराय के समय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके समय में इसके दरबार में अष्टदिग्गज का मतलब क्या होता है? आठ कवि थे इसके दरबार में जो रहते थे, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज का यहाँ से मतलब है 8 कवि, यानी कि इसके दरबार में 8 कवि रहते थे। अष्टप्रधान, एक टर्म आती है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान आ गए तो शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। लेकिन यहाँ पर क्या है? अष्टदिग्गज, यानी कि 8 कवियों की बात की गई है। ये किसके दरबार में थे? ये थे कृष्णदेवराय के दरबार में। इन्हीं कवियों में एक तेनाली रामन, उसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, तेनाली रामन करके एक सीरियल भी आता था। तो तेनाली रामन इसके प्रमुख दरबारी कवि थे, लेखक थे इसके समय के। जो अष्टदिग्गज थे उनमें तेनाली रामन काफी प्रसिद्ध थे। खुद मैंने कहा ये कृष्णदेवराय एक अच्छा लेखक था। इसने 2 पुस्तकों की रचना की थी और काफी बार इन पुस्तकों से क्वेश्चन बने हैं। अमुक्त माल्यद एक बुक की रचना की थी, जो कि किस भाषा में थी? तेलुगु भाषा में। किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? कृष्णदेवराय के द्वारा इसकी रचना की थी। अमुक्त माल्यद किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। एक और बुक थी जाम्बवती कल्याणम, नाम से पता चल रहा है कल्याणम, यानी कि संस्कृत भाषा में एक पुस्तक की रचना की थी इसने, जाम्बवती कल्याणम। इनकी मुख्यतः दरबारी भाषा तेलुगु थी, लेकिन संस्कृत भाषा को भी इन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। 2 पुस्तकें लिखी, अमुक्त माल्यद लिखी इसने तेलुगु भाषा में और जाम्बवती कल्याणम लिखी इसने संस्कृत भाषा में। किसने? कृष्णदेवराय ने। 2 मंदिरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। यहाँ से विठल स्वामी मंदिर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कृष्णदेवराय के द्वारा विठल स्वामी मंदिर की स्थापना करवाई गई, जो कि आधुनिक हम्पी में स्थित है। अभी भी ये मंदिर स्थित है
जिसके जो स्तंभ हैं, जिसके जो पिलर हैं, वो संगीत में एक ध्वनि निकालते हैं, धुन निकालते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है ये विठल स्वामी मंदिर। आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं इस मंदिर को। इसके जो स्तंभ हैं, जो पिलर बने हुए हैं इस मंदिर में, विठल स्वामी मंदिर में, ये संगीत में एक धुन निकालते हैं। तो ये विठल स्वामी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, हम्पी में स्थित है। एक शहर का निर्माण भी इसने करवाया था कृष्णदेव राय ने, नागलपुर शहर। कौन से शहर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया? नागलपुर शहर का निर्माण। 2 यात्री इसके समय में भी आए थे। हमने इससे पहले 2 यात्री किए थे और 2 यात्री इसके समय में भी आए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा। कौन कौन से 2 यात्री थे? डोमिंगो पायस और बारबोसा, जो कि पुर्तगाली यात्री थे, यानी कि पुर्तगाल देश से आए थे ये। और किसके समय में आए थे? ये आए थे कृष्णदेव राय के समय में, डोमिंगो पायस और बारबोसा। क्योंकि मैंने बताया पुर्तगालियों का आना जाना इस टाइम पे लगा हुआ था। उनमें जो 2 पुर्तगाली यात्री थे जो इसके समय में विशेषकर आए थे, जिन्होंने काफी इसके बारे में अच्छा वर्णन किया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय था। अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। इसके समय में ही विजयनगर साम्राज्य यानी कि तुलु वंश का अंत हो जाता है। कैसे अंत होता है? 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध या राक्षी तंगड़ी का युद्ध बोला जाता है, तो दोनों ही नाम है इसके। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था या राक्षी तंगड़ी करके पूछ लिया जाए तो डेट पूछ ली जाती है इसका, ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में। किन किन के बीच में हुआ था ये? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। हालांकि बहमनी साम्राज्य 1565 तक आते आते लगभग 5 भागों में बट गया था। वो हम बहमनी साम्राज्य को जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें बताएंगे। तो बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बट गया था। उनमें से 4 राज्यों और विजयनगर के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें विजयनगर लगभग तुलु वंश का अंत हो जाता है और बहमनी साम्राज्य, क्योंकि 4 राज्य थे तो ये जीत जाते हैं। और ये युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? हालांकि राजा इस टाइम पर कौन था? सदाशिव राय, लेकिन मंत्री था एक राम राय। इसको ध्यान रखेंगे, ये मंत्री राम राय, जिसने सारी साम्राज्य की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। और इसी मंत्री के नेतृत्व में ये तालीकोटा का युद्ध, राक्षी तंगड़ी का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। इसके बाद तुलु वंश का अंत हो जाता है और लास्ट वंश आता है विजयनगर साम्राज्य का, अराविडो वंश। कौन सा लास्ट वंश था? अराविडो वंश, जो लगभग 1570 से 1650 ईस्वी तक ये चलता है। संस्थापक इसके कौन थे? तिरुमल। और राजधानी इन्होंने, अब राजधानी क्योंकि इस पे बहमनी साम्राज्य का अधिकार हो गया था, बहमनी के जो 4 राज्य थे उनका, तो इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? पेनुकोंडा को। तो कौन सी राजधानी बनाई इसने? पेनुकोंडा। संस्थापक अराविडो वंश का कौन हो गया? तिरुमल हो गया। तो एक बार हम कृष्णदेव राय को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो तुलु वंश से संबंधित महानतम राजा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में इसका वर्णन किया है और इसको काफी शक्तिशाली राजा बताया है। ये खुद भी इसने 2 उपाधियां धारण की थी, आंध्र भोज और अभिनव भोज से। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल एज बोला जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के समय को, क्योंकि इसके दरबार में अष्टदिग्गज 8 कवि रहते थे और इन 8 कवियों में प्रमुख कवि कौन था? तेनालीरामन प्रमुख कवि था। खुद ये एक लेखक था, तो इसने 2 पुस्तकों की रचना की। अमुक्तमाल्या लिखी इसने तेलुगु भाषा में, जाम्बती कल्याणम इसने लिखी संस्कृत भाषा में। 2 मंदिरों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। एक शहर था नागलपुर शहर, इसके द्वारा बसाया गया था। फिर इसके समय में 2 यात्री आती है, डोमिंगो पायस और बारबोसा, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। और लास्ट राजा इसका था तुलु वंश का सदाशिव राय था, जिसके समय में 1565 में तालीकोटा या राक्षी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर हार जाता है और जीत किसकी होती है? बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों की। इसके नेतृत्व में युद्ध होता है, ये मंत्री राम राय था, वो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध के बाद एक नया वंश निकल के आता है जो कि है अराविडो वंश, जिसके संस्थापक थे तिरुमल। राजधानी उसने बनाई पेनुकोंडा को। तो यहाँ से इनके जो जो मुख्य बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो वंश हैं, इनका एक बार क्रम देख लेना, इनके संस्थापक देखना, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पढ़ने का जो है वो है कृष्णदेव राय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसकी बुक भी पूछी जा सकती है और इसकी जो विभिन्न जो अन्य फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है।
तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।